प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये बीकॉम सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है और आरबीडी बुक से। तो अपने को जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें 2012 और 2013 दिया हुआ है। सबसे पहले यही चीज आपको नोटिस करनी है, पहले ओल्ड ईयर है फिर करंट ईयर है। पेपर में जब आप देखें तो हो सकता है 13 पहले और 12 बाद में हो, तो कंपैरिजन देखना है ना, इंक्रीज डिक्रीज, तो वो ध्यान से देखना। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है उसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज मार्क कर लें, ताकि 6 नंबर का काम हमारा सबसे पहले हो जाए। तो कैश पे राइट लगाए, रिसीवेबल पे राइट लगाए, इन्वेंट्री पे राइट लगाए और करंट एसेट्स पे, ये चारों सी ए है। फिक्स एसेट छोड़ दो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, अकाउंट पेबल ये सी एल है। लॉन्ग टर्म इक्विटी और अर्निंग ये नहीं होगा। तो सी ए और सी एल हमने मार्क कर ली, और कुछ नहीं देखना होता है इस बैलेंस शीट में, ये काम ही केवल अपने को करना होता है। इससे हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, तो जल्दी से बनाओ अपनी कॉपी में चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और इसके बाद में जब आप सी ए और सी एल से वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, अब आगे की चीजें देखते हैं। अन्य बातों में देखो, एक तो ये फिक्स एसेट्स बचा। फिक्स एसेट्स में वो कहते हैं पहले 5,000 था, अब 5,800 है, तो परचेज दिख रहा है, पर अपने को अकाउंट बनाना ही होता है इसका, अगर परचेज और सेल्स या डेप्रिसिएशन हो। एक्यूमुलेटेड डेप का भी अकाउंट बनाना है, ताकि हमें डेप्रिसिएशन इस साल का है वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स पहले थे 1400, अब है 1300, यानी कम हो गए, तो पेमेंट हो गया, इसका मतलब ये है। कैपिटल पहले 5,000 की थी, अब 5,300 की है, 300 बढ़ गई, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। और अर्निंग, ये आपका दोनों का डिफरेंस निकालना प्रॉफिट कहलाता है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अन्य सूचनाएं और देखते हैं। अतिरिक्त सूचनाओं में सबसे पहले 1,200 रुपए की लागत की स्थायी संपत्ति नकद में क्रय की, तो ये परचेज हो गया। और परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, तो यूजेज में आएगा, है ना। किसमें आएगा? यूजेज में, यू लिख सकते हैं, यूजेज या एप्लीकेशन। प्लस जब हम अकाउंट बनाएंगे स्थायी संपत्ति का, उसमें भी आएगा। नंबर 2, स्थायी संपत्ति जिसका मूल्य लागत 400, संचित हाथ 150 को पुस्तक मूल्य पर बेच दिया गया। तो 400 की चीज थी, और वो कहता है कि उसपे क्या है, 150 रुपए डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया जा चुका है। तो 400 माइनस 150 कितना होता है? 250। इसको इसी रेट में बेच दिया गया, लिखा है ना बुक वैल्यू पे, तो सेल आ गया 250, और ये आपके सोर्स हो जाता है। ठीक है, पैसा आया है बेचने से, इसको भी अकाउंट में हमें दिखाना पड़ेगा। वर्ष के लिए हाथ 550 रुपए था, तो इस साल का डेप्रिसिएशन वो डेप बता ही रहा है कितना है, 550, जिसे लाभ हानि खाते में विधिवत नाम लिख दिया गया है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो उसके बारे में आ गया, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रश्न में। चौथा, वर्ष के दौरान 300 रुपए के लाभांश का भुगतान किया। तो डिविडेंड जब कोई कंपनी बांटती है, तो ऐसी स्थिति में यूजेज से कहलाएगा, तो यू लिख दो। क्या लिखना है? यू। और ऑपरेटिंग जो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन होएगा ना, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी इसका समायोजन करना पड़ेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लाभांश कभी भी आए तो दो जगह पे उसको दिखाया जाता है। वर्ष के लिए प्रतिवेदित आय 1,200 रुपए थी, तो जो इनकम बता रहा है वो अन्य आय जिसको बोलते हैं, वो आपकी 1,200 रुपए है। ठीक है, प्रतिवेदित आय। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो इनके सारों की जो समझ है अकाउंट बनाने से हमें क्लियर होगा कि इसमें हुआ क्या है। जैसे ये फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है, ये दोनों फिक्स एसेट्स अकाउंट में आएंगे। डेप्रिसिएशन है वो दे दिया है, वरना अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट है, वो भी हम बना सकते हैं, तो वो हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप। लाभांश का दो जगह पे लेखा किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन में अपने को इसको प्लस करना है, और जो लाभांश दिया वो यूजेज कहलाता है, तो यूजेज में भी आएगा। और वर्ष के लिए प्रतिवेदित आय का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स होता है,
तो प्रॉफिट वो कहता है 1200 है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम तो जो डिफरेंस है उससे ले लेंगे, तो इसका कोई वैसे उपयोग रहेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जल्दी से बनाते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का पहला स्टेटमेंट बना लो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आपको सी ए और सी एल की आवश्यकता होगी, 4 कॉलम बनाने हैं। ये सी ए और सी एल सेलेक्ट करते ही आपका काम पूरा हो जाता है, और 6 नंबर का हिस्सा ये आपका पूरा हो जाएगा इस बात से। यहाँ पे हेडिंग ऊपर लिख दे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे आप सबसे पहले 2012 2013 इंक्रीज WC और डिक्रीज इन WC, वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले सी ए, तो सी ए में आपके 1 2 3 और 4 है। फिर इसके बाद में यहाँ पे टोटल का कॉलम, फिर सी एल, तो सी एल जो है वो आपके केवल 1 है। फिर उसके बाद में टोटल का कॉलम, फिर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल, और उसके बाद में एक कॉलम लाइन और अपनी हो जाती है जो टोटल के लिए बनानी है अपनी। ये आपके इस तरीके, ये पूरा स्टेटमेंट हमने बना लिया। अब आप सबसे पहले सी ए 4 हमने सेलेक्ट करी थी, एक एक करके नाम बोल दो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले है कैश, तो कैश पहले कितना था, अब कितना है 2500, इंक्रीज हुआ तो 500 इंक्रीज में लिख दो यहाँ पे डैश। फिर नंबर 2 आपके है कैश के बाद में बी आर, तो अकाउंट रिसीवेबल बोल दो या बी आर एक साथ बोल दो, एक ही बात है। अकाउंट रिसीवेबल लिख दो, अकाउंट रिसीवेबल वो आपके कितना है पहले 2400, अब कितना है 2700, इंक्रीज कितना हो गया 300, यहाँ पे डैश। फिर उसके बाद में क्या है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री आपकी पहली कितनी है 3100, फिर हो गई 3200, इसमें भी इंक्रीज है 100 लिखेंगे। और उसके बाद में करंट एसेट्स 800, करंट एसेट्स पहले थी 800, अब है 700, डिक्रीज हो गया 100 का। इधर का सी ए का टोटल लगा लो, तो टोटल आता है पहला 5000 8300, और दूसरा 9100। और सीएल में आपके करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल, तो अकाउंट पेएबल्स यानी क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर आपके दिया हुआ कितना है बेटा, पहले था 2000, अब है 2100, 2000 इधर और 2100 यहाँ पे, ये लिखा। अब होता तो इंक्रीज है पर लिखना डिक्रीज में होता है, क्योंकि लाइबिलिटीज में अपोजिट लिखा जाता है, इंक्रीज हो तो डिक्रीज में और डिक्रीज हो तो इंक्रीज में। टोटल इसकी वापस यही आ जाएगी 2000 और 2100। अब आप सी ए हो गया सी एल हो गया, डिफरेंस निकालो सी ए माइनस सी एल, तो इधर आएगा 6300, इधर आपके आ जाएगा 7000, दोनों का अंतर कितना आया, हाँ बेटा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 700, और टोटल इधर 7000, यहाँ पे 7000, यहाँ पे आपको टोटल लगानी है कितनी आती है बेटा 900, और इधर 200, तो डिफरेंस किस तरफ आया, इस तरफ आया, लिख दो 700 ताकि टोटल बराबर हो जाए 900 और 900। ज्यादा कौन था 900 यानी इंक्रीज, इसलिए यहाँ पे लिखा हमने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है सारा। और ये जो है वो आपके
इंक्रीज जो है वो यूजेज होता है, यानी यूजेज की तरफ अपने को इसको लिखना है। ये स्टार लगा लो, कल याद रखा था वैसे आज भी याद रखना है, ये लिखा जाएगा। ये स्टेटमेंट बनते ही आपके 6 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब आप देख लो हर प्रश्न में आप ये आराम से कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है ना, जो अब आप देखेंगे तो उनमें आप घर पे इसको करने की कोशिश करना, पहले से बना के लेके आना। तो ये होने के बाद में सेकंड स्टेटमेंट के लिए अपने को आना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट से पहले हम वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट में हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला अकाउंट आप ले लो, फिक्स एसेट्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट ले रहे हैं? फिक्स एसेट्स अकाउंट। एक आप ले लो डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप दिया हुआ है ना 4 लाइन का, तो वो भी बना दो नंबर 2 पे, डेप अकाउंट एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब जो इकट्ठा हो जाता है उसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम बना लेते हैं। और कोई अकाउंट इसमें फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड का 2 जगह पे वैसे ही लेखा कर देंगे हम, है ना। चलो, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बाय में लिखा जाता है, बाय बीडी। कितना दे रखा है सवाल में? एक्यूमुलेटेड डेप दिया हुआ है 2100 और बाद में 2500, तो यहाँ पे 2100 और यहाँ पे आपके 2 में लिखो सीडी 2500। इस साल का पी एंड एल में डेप उसने कहा था बाय पी एंड एल डेप। इस साल का डेप नीचे वर्किंग नोट में 550 दिया हुआ है, देखो। हाँ बोलो। वर्किंग नोट में दिया हुआ था ना कि इस साल का डेप 550 है, तो अंतर कितना आया? 2। फिक्स एसेट्स डेप कितना आता है? 150। अब आप देखो हमने ये नहीं बनाते तो भी चल जाता, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ था कि जो मशीन बेची थी उसका डेप कितना है? 150, और इस साल का डेप कितना है? 550। तो सारी गणित दे रखी थी, नहीं बनाते तो भी चल जाता है, पर बनाने से हमारे क्लियरिटी आ जाती है कि देखो एकदम सही चल रहा है। टोटल कितना हो गया बच्चों? 2650, 2650। ठीक है। अब आपका ये जो फिक्स एसेट्स अकाउंट है वो बनाना है। फिक्स एसेट्स अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख दो कॉस्ट। क्या लिखोगे? कॉस्ट पे बनेगा। तो कॉस्ट पे और डब्ल्यूडीवी में अंतर क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लो। जब आप कॉस्ट पे बनाते हो तो जो मशीन हमने बेची है, एसेट्स जो बेची है, केवल उसका डेप लिखा जाता है। और जब डब्ल्यूडीवी पे बनाते हो तो टोटल डेप लिखा जाता है। ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। तो अब कॉस्ट पे बना रहे हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो 2BD, और इधर बाय CD। ये 2 चीजें तो आप सबसे पहले लिख दो। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है फिक्स एसेट्स का? 5000, तो यहाँ पे लिखो 5000। क्लोजिंग बैलेंस 800, बाय डेप 150। उसके बाद में बेचा है बाय सेल 250। और इस तरफ आप लिखेंगे, अंतर से आना है। एक आपने कैश परचेज भी किया था, टू परचेज कैश 1200। सही है यहाँ तक का सारा अकाउंट समझ में आ रहा है? फिक्स एसेट्स अकाउंट। अच्छा, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, फिक्स एसेट्स बढ़ती है तो इधर आता है और घटती है तो इधर आता है। हो गया यहाँ तक का? इस तरफ और कुछ आना नहीं है। अंतर निकालो कितना आएगा। इस तरफ का टोटल लगा लिया, कितना होता है बेटा? 6200। तो इधर भी लिख दो 6200। अंतर है इसमें? नहीं है। इसका मतलब ये परचेज है, तो परचेज जो होता है वो यू लिखा जाता है यूजेज में, तो यू लिख दो। ये 250 का सेल्स है, ये पैसा आया इसलिए सोर्स हो जाएगा। याद रहेगा? अकाउंट समझ में आ रहा है बच्चों बराबर? कोई दिक्कत? अब उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट काम है वो है क्या बोलते हैं ना उसको, दोनों वर्किंग नोट सिर्फ एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 थे।
इसमें भी ये बनाने की कोई जरूरत नहीं थी अपने को, मैं आपको ये भी साथ में कह रहा हूँ, पर बना लेने से ये क्लियर हो गया कि हाँ बराबर ही आ रहा है। ठीक है ना। और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट आप इतनी बार देख चुके हो, हर बार सेम ही बनता है। अकाउंट का एक ही पोजीशन है, आप अकाउंट जितना अच्छे से याद कर लोगे उतना आपके फंड फ्लो और कैश फ्लो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट को जो दिक्कत आती है वो कि अकाउंट पे ध्यान नहीं देते हैं। अकाउंट बनाना सीख लो तो डर ही खत्म हो गया, और है क्या। और इसमें कई बार बच्चे ये पूछते सर हमें कितने बनाने हैं, क्या बनाने हैं। आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से ये अकाउंट बन सकता है तो बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो इसमें डिविडेंड आया, फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, तो डिविडेंड के बारे में और कोई बात तो लिखी भी नहीं है, केवल क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड 300 रुपए। तो अब देखो इस सवाल में लिखा हुआ है, आप सवाल में लिखा है डिविडेंड पेड अमाउंटेड टू 300 ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब इसका खाता नहीं बन सकता है। पर इस 300 का दो चीजें मानी जाएगी कि पीएनएल में 300 अपने को जोड़ना है, यानी प्रॉफिट जो ऑपरेशन निकालते हैं उसमें 300 जोड़ना है, और इसको यूजेज में लिखना है, दो जगह पे ये लिखा जाएगा। और अगर मान लो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ हो और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हो तो खाता बना लो, खाता जो हमने पहले बनाया वैसे ही बनता है। तो मतलब कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं रखना है, अकाउंट है तो अकाउंट बना लो, नहीं है तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसको एक चीज हमेशा याद रखो, बार बार जितने सवाल रिपीट करते हैं ना उसी से सॉल्व होता है, ऐसे हो नहीं सकता कि एक ही सवाल में एक्सपर्ट बन जाए, टाइम लगता है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो देखो तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट अब हम बना रहे हैं, ये भी 6 नंबर का होता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ भी बोलो। तो इसमें हम स्टेटमेंट फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखो पी एंड। अब ये आपके जो डिफरेंस होएगा ना दोनों तरफ से, तो आप देखो लिखा हुआ है एक रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा हुआ है, पहले 2800 था, अब 3700 है। हाँ बोलो, है ना। तो 2800 और 3700 का जो डिफरेंस है, आ रही बात समझ में? वो पी एंड एल कहलाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स पी एंड एल ही होता है। तो 3700 माइनस 2800 कितना हुआ, 900। उसके बाद में एड डेप 550, फिर एड डिविडेंड 300। बस इतना ही है, और कुछ मेरे हिसाब से इसमें है नहीं। यहाँ तक का टोटल लगाओ, कितना आता है। तो ये आपके हो गया छोटा सा ही, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1750। और ये कहाँ लिखा जाता है, सोर्स में लिखा जाता है, याद रहेगा। प्रॉफिट होता है तो सोर्स में, लॉस होता है तो यूसेज में, हो गया। और कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका सिस्टम है। चेक करेंगे, पहले आप समायोजन में देखेंगे, फिर एसेट साइड में आपको केवल फिक्टिशियस एसेट्स देखनी है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। और लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स देखना होता है, वो भी इसमें कुछ है नहीं। तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए, तो सीधा हमने 3 लाइन ही लिखनी है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब थर्ड मेन, अब ये भी 6 नंबर में होता है ना। अगला कितना आया, फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में कैसे भी बना सकते हो। कल हमने कैसे बनाया था, तो आज अकाउंट फॉर्म में बनाएंगे। तो अकाउंट फॉर्म में बनाएंगे तो एक तरफ यूजेज और एक तरफ सोर्स होता है, ठीक है। तो आगे की तरफ सोर्स लिख दो, टू और बाई नहीं लिखा जाता, ये अकाउंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो सोर्स में सबसे पहले तो आप इसी को लिखो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना 1750 आएगा, 1750। और इंक्रीज और डिक्रीज में से इंक्रीज था या डिक्रीज था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था, तो वो इस तरफ लिखो। कल हमने सवाल में सबसे लास्ट में लिखा था, सबसे पहले लिख दिया।
इंक्रीज इन WC वर्किंग कैपिटल कितना है? हाँ बेटा 700। ये दोनों लिखने के बाद में अब आपको अकाउंट देखना है फिक्स एसेट्स का। तो फिक्स एसेट्स में एक यूजेज है 1200 का और एक सोर्स है 250 का। ये दो चीजें लिखनी है। तो यूजेज में लिखो परचेज ऑफ FA 1200 और इधर सेल ऑफ FA कितना? 250। कोई दिक्कत पैर बच्चों? अब उसके बाद में वर्किंग नोट तो हमने देख लिया, एक डिविडेंड पे किया था आपने, तो तीसरा लिखो डिविडेंड। डिविडेंड का नियम भी सीखा आपने, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाता है, जोड़ा जाता है, और यहां पे यूजेज में लिखा जाता है क्योंकि पेमेंट किया है। तो ये भी हो गया। अब अन्य कोई समायोजन बाकी बचा है नहीं। अब आप देखो एसेट्स में फिक्स एसेट्स था, बना लिया। लाइबिलिटी साइड में आपके कैपिटल दे रखा है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो एक बार सवाल में नजर दौड़ानी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ये हिस्सा हम देख चुके हैं, ये हिस्सा हम देख चुके हैं, इसका अकाउंट बना चुके हैं, इसका अकाउंट जो हो चुका है ना वन टाइम, उसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम अकाउंट में देख चुके हैं। ये रिटेन अर्निंग्स भी देखने की जरूरत नहीं, ये भी हिस्सा हमारी तरफ से हो गया। तो बचे कौन? ये दो। इनको देखना पड़ेगा कि अच्छा इनमें अभी तक हमने कुछ देखा ही नहीं। देखा तो ये पता चला पहले 1400 था, अब 1300 है। कौन? लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स का मतलब ऋण होता है, तो ऋण आपने 100 कम हो गया मतलब चुका दिया, तो लोन पेड हो गया 100, तो ये यूजेज में लिखा जाएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 5000 थी, अब 5300 है, बढ़ गई। बढ़ गई का मतलब इश्यू हो गया, तो 300 रुपए का पैसा आया, तो सोर्स में लिखा जाएगा। ये दो बातें हम यहाँ से उठा लेंगे। समझ में आया? और आपने देखा हमने इन सारी चीजों को एक एक करके चेक किया है। तो लेते हैं आगे। तो एक तो आपके चौथा पॉइंट इधर लिखे, लोन पेड 100, और इधर आपके लिखेंगे शेयर इश्यू 300। बस इतना ही करना है, टोटल लगा लो, दोनों तरफ सेम आएगी। अगर आपकी पूरी चेकिंग सही चल रही है ना, तो एक बार में आंसर आएगा। मैंने जैसे लिया ना कि जाओ भाई ऊपर देखो, अब आप मान लो भूल गए तो आंसर दोनों तरफ मैच करेगा नहीं, तो आप स्वतः ही आप चेक करोगे कि अच्छा कहाँ पे रहा है। तो इसलिए ये सवाल गलत भी नहीं होता, ये आपका इतना ही सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आता है? नेक्स्ट देखें प्यारे बच्चों। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसे आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो। इसमें दिया हुआ 31 मार्च 2013 को भाटी लिमिटेड के निम्नलिखित चिट्ठे से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण यानी चेंज इन वर्किंग कैपिटल तथा कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, अब आप देखें इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स की तरफ पहले देखना है। 12 और 13 के लिए दे रखी है गुडविल। गुडविल जो होती है वो आपकी क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स होती है। पहले 1 लाख थी, अब 80,000 हो गई। तो कम होने का मतलब राइट ऑफ होता है, और राइट ऑफ जो होता है वो ऑपरेटिंग में यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाता है। तो 20,000 रुपए हमें यहां से उठाने हैं। हो जाएगा? देखते ही समझ में आएगा। गुडविल कभी भी देखोगे तो ऐसा देखना है। मशीनरी एट कॉस्ट 4,10,000 और 5,40,000 है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, ये दोनों ही फिक्स एसेट्स में आपके आ गए FA। तो ये दोनों हमें या तो अकाउंट बनाने पड़ेंगे या फिर डायरेक्ट देख लेंगे। अब जैसे फिक्स एसेट्स तो जैसे मशीन है ना, तो मशीन का तो लगभग खाता हम हर बार बना ही रहे हैं हर प्रश्न में। इन्वेस्टमेंट में अगर अन्य कोई सूचना दे रखी होगी तो खाता बनाएंगे, नहीं दे रखी है तो 30,000 से 80,000 हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, परचेज किया है, तो वो परचेज आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है। फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो पहले 5,000 थी, अब निल हो गई, तो ये भी राइट ऑफ कहलाता है।
याद रहेगा, 5,000 ओ में प्लस करना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। अब देखो हम लाइन टू लाइन एक एक चीज को देखते हुए चलते हैं और उसको देखकर हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, यही सीखना है अपने को। कैश, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक, ये तीन आपके सी ए हो गई। तो जो सी ए है वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी। शेयर कैपिटल पहले 3 लाख थी, देख रहे हो ना बेटा, 3 लाख था, अब 350 हो गया, तो इश्यू हो गया। इश्यू तो ये सोर्स में आएगा। डिबेंचर पहले 1,50,000 था, अब 2,50,000, ये भी बढ़ गया, तो ये भी इश्यू हो गया, ये भी सोर्स में आएगा। जनरल रिजर्व पहले 1 लाख था, अब 1,50,000 हो गया, बढ़ गया, ये ओ में प्लस करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना, 50,000 से ओ में प्लस करेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पी एंड एल दोनों का डिफरेंस निकालना है, 70 और 10 60,000 का 10,000 प्रॉफिट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं आप, डेप अकाउंट। उसके बाद में क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये आपके सी एल हो गए, जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यानी 6 नंबर तो आपके सी ए और सी एल मार्किंग करा, और जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाओगे आधे नंबर उसके होंगे। मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर उसके हैं, ऐसा समझो। हो गया बच्चों, बैलेंस शीट स्टडी करना समझ में आया सभी को। अब आगे अतिरिक्त सूचनाओं में 2 बातें लिखी हैं। वर्ष के दौरान 30,000 रुपए की लागत के विनियोग 28,000 में बेचे, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे ना। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट में यदि कोई डिटेल दे रखी होगी तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे, तो इसका अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है। एक मशीन का विक्रय मूल्य 25,000 में किया गया था, जिसकी लागत 40,000 थी और संचित हाथ 8,500 था, तो 40,000 कॉस्ट थी। ठीक है। डेप उस पर 8,500 लगा दिया, तो आज उसकी वैल्यू कितनी हुई घटाने पर, तो आपके आएगा 31,500। उसको बेचा कितने में, 25,000 में। सेल कितने में किया, 25,000 में, तो लॉस कितने का हो गया, 6,500 लॉस। ये ओ में प्लस किया जाएगा और अकाउंट भी बनाएंगे, किसका, मशीन का। हो गया, इतना ही सवाल है, इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे। और ये बीकॉम पार्ट सेकंड में आपके पूछा जा चुका है, बीबीए आरयू बीकॉम सब में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। तो स्टार्ट करते हैं, ये इसके आंसर दिए हुए हैं तीनों। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, जिसमें 2012 2013 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये 2 कॉलम और हो जाएंगे। सबसे पहले आप सी ए लिखेंगे, तो सी ए में कितने मार्क किए बच्चों हमने, 3 मार्क किए करंट एसेट्स में। कौन कौन सी करंट एसेट्स है एक एक करके बोलना बच्चों। सबसे पहले आपके दे रखा है कैश, फिर डेटर और फिर स्टॉक, 3 ही है, कैश डेटर स्टॉक। फिर उसके बाद में यहाँ पे टोटल लग जाएगा आपका। फिर उसके बाद में सी एल, उसमें आपके 2 हैं, एक तो है क्रेडिटर और दूसरा बीपी, क्रेडिटर और बीपी, ये दोनों आगे फॉर्मेट तैयार है, टोटल लगा लेंगे। ये आपका सी ए, ये आपका सी एल, फिर डब्ल्यू सी, तो सी ए माइनस सी एल, ये आपके डब्ल्यू सी की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये बस इतना ही सवाल है, तो इसको सॉल्व करें जल्दी से। कैश पहले कितनी थी बच्चों, 1,20,000, बाद में 1,30,000, इंक्रीज हो गया 10,000, इधर वर्किंग इसमें डैश कर। फिर उसके बाद में डेटर्स कितने थे, हाँ बेटा 80,000, बाद में कितने हो गए 1,90,000, इंक्रीज कितना हो गया 1,10,000, यहाँ पे डैश कर। स्टॉक पहले कितना था 40,000, अब कितना है 55,000, 55,000, तो इंक्रीज कितना हो गया 15,000, यहाँ पे डैश कर दो।
इधर का टोटल लगाएंगे 240 और 3,75,000। फिर क्रेडिटर में पहले थे क्रेडिटर आपके 75,000 के, अब क्रेडिटर है 1,10,000 के। यहाँ पे इंक्रीज हुआ लेकिन लिखना किसमें है, डिक्रीज में। कितना आएगा, 35,000। उसके बाद में बिल्स पेबल पहले 10,000 थे, अब 15,000 हो गए। तो दिखने में इंक्रीज है लेकिन लिखेंगे किधर, डिक्रीज में 5,000, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में अपोजिट लिखा जाता है, आई इंक्रीज होने पर डिक्रीज, डिक्रीज होने पर इंक्रीज। इधर का टोटल आपके हो गया 85,000 और इधर का टोटल हो गया 1,25,000। अब आप सी ए माइनस सी एल कर सकते हैं। 2,40,000 में सी ए घटा दो, कितना आता है, 1,55,000। और इधर का टोटल आपके 375 में से 1,25 गया, 2,50,000। और इधर का भी टोटल आप लगाएंगे तो इधर का आपके टोटल आएगा 1,35,000 और इधर का 40,000। अब आप देखो इंक्रीज ज्यादा है, तो इंक्रीज कितना ज्यादा है, 90,000। तो यहाँ पे 90,000 लिख दो। और इनमें भी जो अंतर आएगा वो कितने का आ रहा है, 90 नहीं, 95,000 नहीं आ रहा, 95,000। यहाँ पे 95,000 का अंतर आता है, तो इधर भी आप 95,000 लिख दो, 95,000। और ये आपके हो गया इंक्रीज, इंक्रीज इन WC। और ये आपके क्या होता है, यूजेज होता है, ये याद रखना है। तो यू लिख दे इस पे और इधर आपके टोटल वापस चारों की लगा दे। हाँ भाई, टोटल लगाओ, कितना कितना आया भाई, 2,50,000, 2,50,000, 1,35,000 और 1,35,000 हो गया। 6 नंबर पक्के होते हैं, सबसे आसान है सी ए और सी एल मार्क करना। अब उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट में आप अकाउंट बनाएंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे जितने भी सारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं ना, वो सारे एक जैसे होते हैं। तो एक अकाउंट तो हम इन्वेस्टमेंट का पहले बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है बच्चों, 30,000। तो लिखे 2BD 30,000 और बाय CD कितना है, 80,000। कितने का बेचा, बाय सेल 28,000 का बेचा। तो घाटा कितने का हुआ, बाय लॉस 2,000। 30,000 की चीज इसने 28,000 में बेची थी, हाँ बोलो, था ना प्रश्न में। प्रश्न में क्या था कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, 28,000 में बेच दिया। अच्छा, तो अंतर निकालना पड़ेगा आप इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना, 80,000। और टोटल कितना आता है इसका, 1,10,000। इधर भी 1,10,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अब देखो इधर यहाँ पे ये 28,000 बेचा है, सोर्स हो गया। ये लॉस है, ओ में प्लस हो गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, ऑपरेशन ओ फॉर ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग बोल दो, ऑपरेशन बोल दो। और ये परचेज है तो ये यूजेस हो गया। हो गई 3 चीजें इसमें। अब आप बनाए डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रश्न में डेप्रिसिएशन दे रखा है ना अपने को, अलग से दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया हुआ है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ये भी हम पीछे सवाल में बना के आए हैं, सेम अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप या डेप अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप, सब एक ही नाम है। तो सबसे पहले बाय BD
ओपनिंग बैलेंस इसका दिया हुआ है 90,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2CD 1,30,000। जो मशीन बेची उसका डेप यहाँ पे आएगा टू सेल ऑफ मशीन, कितने की बेची थी, कितना डेप था, तो 8,500 का दिया हुआ था ना डेप। 8,500 की मशीन बेची थी, डेप मशीन जो बेची गई थी उसका डेप लिखा जाता है, डेप ऑफ मशीन सोल्ड ऐसा लिख सकते हैं। तो 8,500 ये अकाउंट इतना ही होता है, अंतर पी एंड एल आएगा। तो बाय पी एंड एल डेप बैलेंसिंग फिगर कितना था 48,500 टोटल 1,38,500 इधर भी 1,38,500 इधर भी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे देखो एक बार, ये डेप्रिसिएशन ओ में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और मशीन अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है, कॉस्ट पे बनाना है तो उसमें ये मशीन में चला जाएगा, मशीन अकाउंट में, ठीक है क्लियर, क्योंकि वो एट कॉस्ट बनाना है। तो अगला अकाउंट बनाओ मशीन अकाउंट, 4 लाइन के छोटे छोटे अकाउंट बनते हैं और सवाल सॉल्व हो जाता है। मशीन अकाउंट, मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा 2BD कितना है 4 लाख, यहाँ पे कॉस्ट लिख देना ब्रैकेट में, ये एट कॉस्ट बना रहे हैं। जब भी डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा हो ना, इसका मतलब खाता कॉस्ट पे बन रहा है। और जब डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट में कहीं पे भी नाम नहीं हो, इसका मतलब वो WDV पे है। तो बैलेंस BD 4,10,000, उसके बाद में बाय CD कितना होता है 5,40,000, उसके बाद में इधर लिखेंगे बाय डेप सोल्ड वाला, जो मशीन बेची गई थी उसका लिखना होता है केवल 8,500। मशीन बेची कितने में थी, सेल 25,000 में बेची थी क्या, तो 25,000 बस इतना ही है। बेचने से लॉस कितना हुआ था, बाय लॉस ऑन सेल कितना 6,500। बस ये इस तरफ इतना जितना भी था सारा आ गया, ये एट कॉस्ट का अकाउंट हो गया, इतना ही होता है। इधर का टोटल कितना हुआ 5,40, ये सारा जोड़ो कितना था 5,80,000, इधर भी 5,80,000, डिफरेंस कितना आया, तो लिखे टू परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना 1,70,000। अब ये अकाउंट बन गया, इसमें कौन कहाँ जाएगा वो देखो, सेल सोर्स लॉस O प्लस और 1,70 परचेज यूजेज में चला गया। हो गए अकाउंट, तो 3 ही अकाउंट बनाने थे, तीनों समझ में आ गए बच्चों। अब आप सीधा आ जाओ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, सेकंड स्टेटमेंट आपका बनेगा। आप इसमें मुझसे ये कह सकते हैं सर इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पूछा ही नहीं, पूछे चाहे नहीं पूछे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बिना उसके पूरा होता नहीं। तो ये चीज आपकी ध्यान रखने की है। हेडिंग आ गई, इसमें आप सबसे पहले हेडिंग लिख दो प्रॉफिट स्लैश फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बिजनेस का क्या प्रॉफिट। तो पी एंड एल से स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 60,000 और 70,000 है ना, तो 70,000 माइनस 60,000 तो 10,000 प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद में समायोजन में आपके जोड़ने के लिए क्या क्या आया था, तो वर्किंग नोट देखो सबसे पहले। तो आप वर्किंग नोट में देखो लॉस को O प्लस लिखा है पहला, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन 48,500 इसको O प्लस लिखा है,
ठीक है। फिर यहाँ पे फिर लॉस को ओ प्लस लिखा है, तो 3 ओ प्लस आ गए तो प्लस में लिखेंगे। पहला लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दो। कितने का था? 2000, 2000 ही था ना। फिर उसके बाद में डेप, एनुअल, एनुअल डेप आता है हमेशा। यहाँ पे कितना निकाला हमने? 48,500। फिर उसके बाद में ये यहां से लॉस ऑन मशीन, वो आपके कितना है? 6,500। तीन चीजें कहां से ली हमने? वर्किंग नोट से, और तो कुछ में था नहीं। अब आप समायोजन में देख लो, कोई बात है नहीं, देख लिया ना। अब आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में भी हम ओ लिख के आए थे। सबसे पहले देखो गुडविल रिटर्न ऑफ था, है ना। तो सबसे पहले लिख दो गुडविल, कितना? रिटर्न ऑफ, हाँ बेटा, 20,000। और क्या था उसी में हमने लिखा था सवाल में? फिक्टिशियस एसेट्स था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था। हाँ बोलो, कितना? 5,000। ये भी राइट ऑफ है। ये हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तब देखा था, आप किताब में सवाल देख सकते हैं, तो उससे आपको ये मिलेगा। दोनों रिटर्न ऑफ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपकी रिटर्न ऑफ दो देख लेते हैं ना, तो एसेट साइड कंप्लीट हो जाती है। अब आपको आना होता है लाइबिलिटी साइड, उसमें रिजर्व देखना होता है। तो प्लस करो ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व ट्रांसफर कितना है? 50,000। ठीक है, देख लिया सारा। टोटल लगाओ इसका कितना आता है? हाँ बेटा, 1,42,000। क्या आपको सीक्वेंस समझ में आ गई क्या सवाल को सॉल्व करने की? ये आपके आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये सोर्स में लिखा जाएगा। अब आपके लास्ट तीसरा स्टेटमेंट आप बनाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट, सोर्स रुपीस, यूजेज रुपीस, और ऊपर लिख दो फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में इधर सबसे पहले आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,42,000 ये लिख दो। इधर आपके इंक्रीज था क्या? तो इंक्रीज इन WC कितना था? 95,000। हाँ बोलो, ये दोनों चीजें आपके आ जाएंगी। सबसे पहले इन्हीं को लिख दो, ये दोनों स्टेटमेंट से आती है। अब आप वर्किंग नोट में देखो, पहला क्रम हमारा वही है। पहले वर्किंग नोट में आपने देखो एस सेल लिखा था, यू परचेज लिखा था, किसका? इन्वेस्टमेंट का, ये लिखने हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे मशीन में आपके डेप्रिसिएशन था, इसमें कुछ नहीं था डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ पे फिर देखो एक एस लिखा था और एक यू लिखा था। एस यानी सोर्स, यू फॉर आपके यूजेस। ये दोनों बोलो क्या क्या है। तो इधर एक 2 नंबर पे यूजेस में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हो जाएगा परचेज ऑफ मशीन। कितना कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया? 80,000 और 1,70,000 परचेज थे ना दोनों। अब इधर आप दूसरा और तीसरा सेल बताओ कितना है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 28,000। और इधर आपके सेल ऑफ मशीन कितना है? हाँ बेटा, 25,000। खातों से सारी चीजें आ गई, कुछ नहीं बचा। खाते पूरे होते ही फिक्स एसेट्स में और कोई हमने है नहीं, फिक्स एसेट्स दो ही थी, दोनों के खाते बना लिए, देखने की जरूरत नहीं है। अब आप लाइबिलिटीज साइड में फिक्स लाइबिलिटीज देखो, फिक्स लाइबिलिटीज में क्या क्या है। तो ये देखो सवाल में मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। ये रहा, आप देखो यहाँ पे
मशीन और इन्वेस्टमेंट दोनों के खाते बना लिए तो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। गुडविल हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है, कैश बैंक ये सब हो चुके हैं, इधर तो कुछ देखना बाकी रहा ही नहीं। इस तरफ हमने ये ले चुके थे, मशीन का ये खाता हम बना लिए, ये हम ले चुके हैं, रिजर्व ले चुके हैं। बचे कौन? दो, दोनों ही इश्यू है यानी सोर्स है। तो एक में 50,000 का और एक में 1 लाख का, तो दोनों ही सोर्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा देखने का? तो सोर्स में चौथी एंट्री और पांचवी एंट्री आएगी इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ शेयर कितना है? 50,000, सही है। और इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 1 लाख। बस टोटल लगाओ, कितनी कितनी आती है जल्दी से बताओ। इस तरफ का टोटल, हाँ बेटा, इधर कुछ बचा तो नहीं है परचेज में? कुछ कम लग रहा है ना? डिविडेंड पे और ऐसा कुछ तो नहीं है? हाँ, 170 हो गया, 80 हो गया, 95 हो गया, टोटल लगाओ कितना होता है? 3,45,000 पूरा आता है। और इधर 45। अब आप खुद देख लो, एक बार में सारी चीजें पूरी होती हैं। आपको बस पूरी सीक्वेंस फॉलो करना है, वन टाइम आंसर मिलता है। आपके सामने है क्वेश्चन, ये वन टाइम तक आपको भी पहुंचना है। सवाल करो, एक बार में बराबर मिल जाए, दोबारा से देख नहीं मिलती। बस ये इतना ही सवाल है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।